नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 8 के विषय हिंदी की, जिनके प्रथम सत्र की छठी इकाई है, जिनका पार्ट 1 में हमने अभ्यास किया था, यानी उनकी समझौती देखी थी, जिसमें हमने बालक भरत का परिचय देखा था कि वह जब छोटा था तब कितना निर्भीक होकर शिशु सिंह के साथ खेलता था, जिसमें हमने उनकी निर्भीकता के दर्शन किए थे। तो अब पार्ट 2 में हम इस गद्य के अंत में दिए गए अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि आप लोगों को उन प्रश्नों के उत्तर किस तरह लिखने हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, यहाँ अभ्यास और स्वाध्याय में कई प्रश्न दिए गए हैं, जिनकी अब हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उनमें पहला प्रश्न है कि इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या तो उनका परिचय दीजिए। किसी भी तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उनका उत्तर हम किस तरह लिखेंगे। सर्वदमन हम सब जानते हैं कि वह कितना हठीला और जिद्दी बालक था और कितना निर्भीक था। फिर भी वह दिखने में कितना सुंदर लग रहा था, जो दुष्यंत को बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो इस तरह हम उनका उत्तर लिख सकते हैं कि सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान चमक रहा था। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहिनी का भी उसे जरा सा भी डर नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता है। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण दिख रहे हैं और उसे खिलौने से स्वाभाविक लगाव था। इस वजह से वे शिशु सिंह के साथ निर्भीक होकर खेल रहा था, जिसमें हमें उनकी निर्भीकता के दर्शन होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वह बहुत ही सुंदर, स्वस्थ और निर्भीक स्वभाव का बालक था। इस तरह हम उनकी विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे। तो सर्वदमन का साहस यानी उनकी हिम्मत, निर्भयता और बाल हठ देखकर दुष्यंत बहुत ही आनंदित हो जाते थे। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी चमक देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंदित हो जाते हैं और उन्हें बहुत ही गहरा आश्चर्य होता है। सर्वदमन के साथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होता होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह हम इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि लिखा है, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों के अंतर्निहित मूल्य को बताइए। यानी यहाँ पर आप देखेंगे दो पात्रों का परिचय हमें देना है। एक तो है दुष्यंत और इस गद्य का मुख्य पात्र के रूप में हम जाने तो सर्वदमन, जिनका हमें परिचय बताना है, उनके मूल्यों को बताना है। तो सबसे पहला है दुष्यंत, जिनके बारे में हम देखते हैं कि उनका उत्तर हम किस तरह लिखेंगे। तो राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का ही पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है और उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। तो दूसरा है सर्वदमन, जिनके बारे में हमें एक छोटी सी शॉर्ट नोट भी पूछी जा सकती है। तो उनका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे कि सर्वदमन असाधारण बालक है।
आश्रम की तपस्विनियां उसे सी शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता है। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी यानी उनकी शक्ल भी दुष्यंत की शक्ल से मिलती हुई आ रही है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी साबित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। और अंत में हम लिख सकते हैं कि वह स्वभाव से बिल्कुल ही निर्भीक था, जिन्हें किसी भी बात का जरा सा भी डर नहीं था। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह हम उनका उत्तर लिखेंगे। आगे की सूचना है जिसको समझकर हमें कार्य करना है। आपको परीक्षा में इस तरह से कोई भी एक परिच्छेद दिया गया होगा और उनकी सूचना इस तरह से होगी कि निम्नलिखित परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको क्या करना है, परीक्षा में आपको इस तरह के कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कोई एक परिच्छेद होगा जिनको आपको भली भांति समझना होगा और उनके आधारित उनके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो कभी कभी कोई काव्य पंक्ति दी गई होगी, उनको पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ हम देखें तो हमारी सूचना इस तरह से है कि निम्नलिखित परिच्छेद यानी यहाँ जो परिच्छेद दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, उनको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उनके प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस परिच्छेद को पूरा भली भांति पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उनके आधारित हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उजागर रखता है जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या खत्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है। यानी हम जंगल को नष्ट कर देंगे तो यह सारा जो अच्छा नज़ारा है उनको हम खो देंगे, जिनकी हमें कभी भी बहुत ही ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभवित पौधा, खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। यानी एक छोटा सा पौधा खाने के लिए भी उपयोगी हो सकता है, उनमें से कोई औषधि यानी दवाई के लिए भी वह उपयोगी हो सकता है, तो खाने पीने की चीज़ों के लिए भी वह उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ साथ उनमें से अन्य चीज़ें भी बनाई जा सकती है। तो इस तरह हम कहें तो यहाँ पर जंगल की विशेषताओं के बारे में बताया गया है या तो पौधे के महत्व को समझाया गया है। तो उनके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उनको अब हम देखते हैं और उस परिच्छेद के आधारित उनके उत्तर लिखेंगे। एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है, तो एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है, जिनको हमने यहाँ पर देखा कि जो एक अच्छा जंगल होता है वह जैविक भंडार होता है। तो उनके बाद का हमारा दूसरा प्रश्न है कि जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है। तो हमने परिच्छेद में देखा कि जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत यानी हम जो हमारे व्यवहार में उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट होते हुए देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न है कि इस परिच्छेद को आप उचित शीर्षक दीजिए। तो जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य, या तो पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी, या तो पेड़ पौधे हमारे मित्र, इस तरह हम उनका शीर्षक दे सकते हैं। तो उनके बाद का प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द लिखिए यानी समानार्थी शब्द दीजिए। परिच्छेद में यहाँ पर प्रयोग किए गए शब्द है जंगल, घर और बहुत, जिनका हमें समानार्थी शब्द लिखना है यानी पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो जंगल शब्द है उनका अर्थ होगा वन, आप यहाँ उनके उत्तर लिख देंगे। दूसरा है घर, तो उनका उत्तर होगा आवास यानी कि गृह। तीसरा है बहुत यानी अधिक। इस तरह आप पेंसिल से अपनी पाठ्य पुस्तक में इन शब्दों के अर्थ लिख देंगे। तो उनके बाद का प्रश्न है कि इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए जो आप अपने मित्र को पूछेंगे। तो एक प्रश्न हम इस तरह बना सकते हैं कि जंगलों की सुरक्षा क्यों जरूरी है। दूसरा हम इस तरह बना सकते हैं कि जंगल हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। तो
विद्यार्थी मित्रों, इस तरह हम 2 प्रश्न बना सकते हैं। इस तरह हमें पूरे गद्य को यानी परिच्छेद को समझकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। परीक्षा के लिए आप इस तरह तैयार रखेंगे। तो आगे हम देखते हैं सोच अपनी अपनी। कुछ विचार है जिन पर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, अपनी सोच प्रकट करनी है। तो पहला प्रश्न है कि आपको कौन सा टीवी का प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों? इस पर 10-15 वाक्य अपने विचार लिखिए, यानी उनका वर्णन कीजिए। 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उनका उत्तर तो प्रत्येक विद्यार्थियों का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थियों का टीवी का अपना मनपसंद चैनल होगा जिन्हें देखना उन्हें अच्छा लग रहा होगा। कुछ बच्चों के क्रिकेट के चैनल अच्छे लगते होंगे, यानी कि जिसमें विभिन्न प्रकार की गेम्स आती है, यानी कि क्रिकेट है, हॉकी है। इसी तरह का स्पोर्ट्स के चैनल उन्हें देखना अच्छा लग रहा होगा। तो कुछ बच्चों को कार्टून देखने अच्छे लगते होंगे, कुछ बच्चों को हम कहें तो रसोई शो देखना अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को समाचार देखना अच्छा लगता है। तो टीवी में कुछ ऐसे प्रोग्राम भी आते हैं, जैसे हम देखें तो CID है, क्राइम पेट्रोल है, इस तरह के कई चैनल आते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो बहुत ही लोकप्रिय एक प्रोग्राम टीवी में आता है। तो इस तरह प्रत्येक विद्यार्थी के अपने अपने मनपसंद चैनल होंगे जिसको देखना उन्हें अधिक प्रिय होगा, जिनका उत्तर आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे या तो अपने मित्रों को सुनाएंगे। तो उनके बाद दूसरा प्रश्न है कि कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? अचानक ऐसी कोई कुदरती होनारत घटित होती है तो अब आप क्या करेंगे कि आप कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे, उसी वक्त अचानक से धरतीकंप आ गया, तो आपको क्या करना होगा? उनका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे कि यदि हम कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि कोई भूकंप आ जाए तो हम खड़े हो जाएंगे, यानी भूकंप के झटके आएंगे तो हम तुरंत ही खड़े हो जाएंगे और सुरक्षित जगह ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। यदि किसी को पता ना चले तो उन्हें भी भागो भागो जल्दी बाहर निकल जाओ, भूकंप आ चुका है, यानी भूकंप आया है, भूकंप के झटके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह चिल्लाकर दूसरों को भी वहां से सुरक्षित जगह पर जाने का संदेश देंगे और अपने साथ जो लोग होंगे उनके साथ शाला भवन से बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे या तो कोई सुरक्षित जगह पर जाकर खड़े हो जाएंगे। इस तरह भूकंप आने पर यानी धरतीकंप आने पर हम अपनी सुरक्षा का प्रयत्न करेंगे। तो इस तरह हम उनके प्रश्न लिख सकते हैं। अब बात करते हैं स्वाध्याय के प्रश्नों की। अब तक हमने अभ्यास में जितने प्रश्न थे उनका उत्तर देखा कि किस तरह लिखना है। तो अब स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें हम पढ़े तो पहला ही प्रश्न है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा था? यानी कि ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो उनका उत्तर हम लिखेंगे, बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी यानी हिम्मतपूर्वक कार्य और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उनका नाम सर्वदमन रखा था। उनका जो निर्भीक स्वभाव था, उनके हिम्मतपूर्ण जो कार्य थे, उन्हीं को देखकर ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन रखा था। तो दूसरा प्रश्न है कि दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उनके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। तीसरा प्रश्न हमारा है कि दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई थी? तो उनका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि उन्होंने पुरुवंशीय जीवन की 2 रीतियाँ बताई थी, जिसमें पहली उन्होंने कहा कि वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और दूसरी विधि बताई थी कि वृद्धावस्था में वे तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे जो हमें 2-2 मार्क्स के प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। तो उनके बाद चित्र के आधारित एक कहानी दी गई है जिनको अब हमें समझना है। आपको परीक्षा में किसी भी तरह से कहानी पूछी जा सकती है। कभी कभी इस तरह चित्र भी दिए गए होंगे, उनको समझकर कहानी को लिखना होगा। तो कभी कभी आपको रूपरेखा दी गई होगी, उन ढांचों को समझकर
कहानी को लिखना होगा, या तो कभी कभी अपूर्ण कहानी को पूर्ण करने के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको सूचना के आधारित कार्य करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ चित्र दिए हैं, जिनको देखकर उनका अवलोकन करके हमें अपने शब्दों में कहानी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, भली भांति चित्रों को देख लेंगे और फिर अपने मन में एक रूपरेखा तैयार कर लेंगे कि हमें इस कहानी में क्या लिखना है, और इस कहानी का हमें शीर्षक भी लिखना है, इस कहानी से मिलने वाली सीख को भी लिखना है। तो आप यहाँ देखेंगे कुछ चित्र है जिसमें एक लकड़हारा क्या कर रहा है, लकड़ियाँ काट रहा है, और गलती से उनकी जो कुल्हाड़ी है वह पानी में गिर जाती है। फिर आगे का चित्र आप देखेंगे तो वे क्या करता है, घबरा जाता है, सोच में पड़ जाता है। तुरंत वहाँ कोई देवदूत आ जाते हैं और पानी में जाकर उनकी कहानी यानी कि उनकी कुल्हाड़ी ढूंढकर उन्हें देते हैं, और इस तरह पूरी कहानी आगे बढ़ती है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस कहानी को किस तरह लिखेंगे, उनका शीर्षक क्या देंगे। तो एक लकड़हारा और एक देवदूत, या तो लकड़हारा, समझदार लकड़हारा, आप इस तरह कोई भी शीर्षक दे सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इस कहानी को हम किस तरह लिखेंगे। तो एक लकड़हारा था, वह रोज जंगल में जाता और लकड़ियाँ काटता था और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उनके परिवार का गुजारा होता था। परंतु एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे ही था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में गिर गई। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वे बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहां आ पहुंचे। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी और उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। तो लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकालकर तुम्हें दे देता हूँ। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली, क्योंकि वे उस लकड़हारे की परीक्षा लेना चाहता था। इसलिए वे तुरंत पानी में गया, नदी के पानी में गया और उसने पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो लकड़हारे ने उत्तर दिया कि नहीं, यह तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने एक बार चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा कि यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। यदि वे चाहता तो सोने और चांदी दोनों की कुल्हाड़ी ले सकता था। देवदूत को कहाँ पता था कि उनकी कुल्हाड़ी कैसी थी, परंतु वे चाहता तो उन दोनों कुल्हाड़ी को लेकर पैसे कमा सकता था, परंतु वे तो बहुत ही समझदार था, इसलिए उन्होंने उन दोनों में से किसी को अपनी कुल्हाड़ी नहीं बताया। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा कि हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत ही खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी लकड़हारे को इनाम में दे दी। यहाँ पर हम इस कहानी का शीर्षक लिख सकते हैं कि यदि व्यक्ति अपने ईमानदारी से आगे बढ़े तो उन्हें लाभ ही लाभ पहुँचता है, और यदि वे लालच में आ जाता है तो अंत में उन्हें पछताने की नौबत आ जाती है। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पूरी कहानी किस तरह लिखनी है उनके बारे में समझूती प्राप्त की। तो इस पार्ट 2 में हमने भरत गद्य के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की है। हमने देखा कि उनके उत्तर हम किस तरह लिख सकते हैं। तो अब हम पार्ट 3 में, इस गद्य के पार्ट 3 में भाषा सजता की समझूती प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों को एक बार देख लेंगे और उनके उत्तर किस तरह से लिखने हैं उनकी समझूती प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अब हम पार्ट 3 में भाषा की समझूती देखेंगे। नमस्ते, थैंक यू।